नेम्ड एज डिजीज ऑफ लाइटनिंग। इसमें टाइप्स फिर की थी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिसमें कॉमनेस्ट जो जनरलाइज सीजर्स होती हैं टॉनिक क्लॉनिक, इसमें ये टॉनिक फेज और क्लॉनिक फेज दिखाई हुई है। सो ये भी एक हमने देखा था कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज आर यूज्ड इन एपिलेप्सी। ड्रग ट्रीटमेंट्स होती हैं और उसके बाद कुछ ऐसी नॉन ड्रग ट्रीटमेंट्स के जो 3 बेसिक मैकेनिज्म्स हैं, या तो यू विल एनहांस द इनहिबिटरी ट्रांसमिशन और you will decrease the excitatory transmission and there will be modification of the ionic conductance। और नॉन ड्रग ट्रीटमेंट में वेगस नर्व स्टिमुलेशन एंड सर्जरीज आ जाती हैं। ये सब चीजें हमने ब्रीफली जब आपने ट्रीटमेंट की थी तो उसमें हमने देख ली थी। जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है वेल्प्रोइक एसिड, सोडियम वेल्प्रोएट, fully ionized होती है at body pH and it will be that's why it will be in the form of valproate ion which will be confined to the ECF। extracellular fluid में ये confined होता है और ये इंट्रासेलुलर मूव नहीं करता। ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मोस्ट ओरल ही दी जाती है। नॉर्मल जो पेशेंट्स को हम देते हैं 80% अवेलेबल है, 90% प्रोटीन बाउंड है। इस वजह से ये, अगर आपको याद हो तो हमने फेनेटॉइन में और कार्बामेजेपिन में कहा था कि ये कुछ ड्रग्स को डिस्प्लेस भी करती है बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन बाइंडिंग। हाफ लाइफ 9 to 18 आवर्स होती है, जस्ट लाइक ऑल द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का इशू होता है कि इंक्रीज डोजेस में ये नॉन लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करना शुरू हो जाती है, लेकिन काफी हाई डोजेस में होती है। इसलिए हम इसको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली ड्रग्स में मेनली लेबल नहीं करते, उसमें सिर्फ फेनेटॉइन है। लेकिन इसकी भी मैनी टाइम्स काफी इंक्रीज डोजेस में नॉन लीनियर काइनेटिक्स हो जाती हैं। mechanism of action, as this drug is the widely जो आपने clinical classification of epilepsies की थी, most of the epilepsy types में ये use होती है। तो you can see ये diverse इसके use जो mechanisms हैं, just like phenytoin जो inactivated sodium channels हैं उन्हें block करेगी। फिर जो एक्साइटेटरी जो ग्लूटामेट के NMDA रिसेप्टर्स मीडिएटेड एक्साइटेशन है उसे भी ब्लॉक करेगी। अब जैसे जैसे आप डोजेस बढ़ाते जाएंगे तो गैबार्जिक जो इसकी ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक करेगी। कैसे? इधर ये तो गैबा के ब्लॉक नहीं करेगी, उसे एनहांस करेगी क्योंकि वो इनहिबिटरी है। तो इधर क्या होता है, जब भी एनहांस होनी हो तो गैबा या तो इंक्रीज सिंथेसाइज होगा या फिर उसकी ब्रेकडाउन डिक्रीज हो जाएगी या फिर उसके ट्रांसपोर्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे। लो डोजेस डू नॉट चेंज गैबा लेवल्स इन ब्रेन, लेकिन हाई डोजेस में गैबार्जिक जो है ट्रांसमिशन वो इंक्रीज हो जाती है। कुछ जगहों पे इसके मैकेनिज्म में पोटेशियम कंडक्टेंस को भी दिखाया गया है कि वो इंक्रीज हो जाती है बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन द पोटेशियम चैनल्स के ऊपर। सो बिकॉज ऑफ दीज डाइवर्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इस वजह से ये मल्टीपल किस्म की जो है वो एपिलेप्सीज में इसका रोल है। क्लिनिकल यूजेस इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी इट हेयर, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एब्सेंस अटैक्स। हमने कहा था कि एब्सेंस सीजर में जो ड्रग ऑफ चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है दैट इज इथोसक्सिमाइड। बट इफ द एब्सेंस अटैक्स आर कंपनीड बाय द जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो वेल्प्रोइक एसिड है। ये इस तरह की चीज पे एमसीक्यू बन जाता है। एक सिनेरियो में अगर एब्सेंस अटैक्स हो विद जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर और उसमें आपको इथोसक्सिमाइड भी लिखा हुआ होगा, वेल्प्रोइक एसिड भी लिखा होगा, तो देन valproic acid will be the first choice. But in case of only absent seizures, ithosuximide is the first choice. Then other certain myoclonic seizures, atonic, partial and primary generalized tonic-clonic seizures, इन सब में यूज होती है। और just like carbamazepine जो है bipolar disorder में, जिसमें मेनिया के एपिसोड्स पेशेंट को हो रहे होते हैं, just like lithium और carbamazepine, ये ड्रग भी valproic acid यूज होती है। और मिग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में भी ये बहुत ज्यादा यूज होती है। अदर देन टोपायरामेट, एक आगे एक और ड्रग आएगी जो एंटी एपिलेप्टिक है, टोपायरामेट भी यूज होती है और वेल्प्रोइक एसिड यूज होती है इन मिग्रेन प्रोफाइलेक्सिस। टॉक्सिसिटी उसी तरह, जो भी जितनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, मैंने आपको बताया था कि इसका टॉक्सिसिटी प्रोफाइल आप किस तरह बताएंगे। सबसे पहले डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी बताएंगे। जो नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोजेस में इसके रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें नोजिया, वॉमिटिंग। जो ओरल ड्रग दे रहे होंगे, हार्ट बर्न, एपिगेस्ट्रिक पेन हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकती है। और इसके जो हाई डोज जैसे जैसे होती जाएगी उसमें फिर ट्रेमर, वेट गेन, एलोपेशिया एंड पेंक्रियाटाइटिस, जिसको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो यू शुड नो कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो अदर ड्रग्स कॉजिंग पेंक्रियाटाइटिस में आप अल्कोहल पढ़ चुके हुए हैं। उसमें कुछ एंटीवायरल ड्रग्स मैंने आपको पढ़ाई थी, डाइडानोसिन स्पेशली, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के पॉइंट्स एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस बिल्कुल होते हैं, इसके साथ भी ये सेकंड हेडिंग होती है जिसमें
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है और फेटल किस्म की हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फेटल हेपेटोटॉक्सिसिटी इसका हॉलमार्क है, ठीक है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स में स्पाइना बाइफिडा 1 to 2%, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। कार्डियोवैस्कुलर, ओरोफेशियल एंड डिजिटल एब्नॉर्मेलिटी सारी इसमें होती हैं, इसलिए वेल्प्रोइक एसिड जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी प्रेगनेंसी में। ड्रग इंट्रैक्शंस को भी अगर आप इसके टॉक्सिसिटी प्रोफाइल में लें तो वाई, बिकॉज when anti-epileptic drugs are used with other like phenytoin के साथ, phenobarbital के साथ एंड कार्बामेज़ेपिन, मेटाबॉलिज्म, इन सब के मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करती है। पीछे जितनी ड्रग्स आपने पढ़ी थी वो इंड्यूसर्स थी, ये इनहिबिटर है। सो व्हाट विल हैपन, इनके लेवल्स ब्लड में हाई हो जाएंगे और स्टेडी स्टेट जो है वो ऊपर ऊपर, आपको पता है, ब्लड लेवल्स होते जाएंगे और हायर लेवल पे जाके स्टेडी स्टेट अचीव होती है। इसलिए बार्बिटूरेट्स आर नॉट सेफ ड्रग्स, तो स्टूपर और कोमा और इंक्रीज सेडेशन हो सकती है जितने भी हैं। डिस्प्लेसेस फेनेटोइन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन, ये मैंने फेनेटोइन में भी बताया था कि वेल्प्रोइक एसिड इसको डिस्प्लेस कर देती है और उससे इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है फेनेटोइन की। सो अगर हम इसके की पॉइंट्स को थोड़ा सा जल्दी से देख लें तो वेल्प्रोइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस अगर पेशेंट को एब्सेंस सीजर और जनरलाइज्ड टॉनिक अटैक्स दोनों हो रहे हों। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स इसके जो थेरेप्यूटिक डोजेस पे आते हैं। एंड देन प्रेग्नेंट फीमेल जो दे आर टेकिंग वेल्प्रोइक एसिड, 1 to 2% रिस्क जो है, हर 100 पेशेंट्स में से 1 to 2 को स्पाइना बाइफिडा बच्चे को चांस होता है कि। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको यू हैव टू वे, आपको पता है कि हमें ये देखना है कि अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है और उसको देनी पड़ेगी मेडिसिन, तो फिर उसके लिए हम मैनेजमेंट तो कंटिन्यू करेंगे लेकिन वी विल स्विच ओवर टू अदर ड्रग। फॉर एग्जांपल, जैसे पता होना चाहिए कि जो सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी है दैट इज phenobarbital। कई दफा ये कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि द सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है दैट इज phenobarbital, relatively safest। इडियोसिंक्रेटिक टॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये इसका हॉलमार्क है। इसके बाद कुछ नई ड्रग्स में भी है लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। यू कैन सी इट हियर, इसका रिस्क ग्रेटर अंडर द एज ऑफ 2 years बहुत ज्यादा है। और फर्स्ट 4 months जो है थेरेपी स्टार्ट करने के बाद मोस्ट फेटेलिटीज होती हैं इसमें। नेक्स्ट ड्रग इज इथोसक्सिमाइड। इथोसक्सिमाइड जो है ये सक्सिनिमाइड जो इसका केमिकल नेम है उसमें 2-3 है, मैथसक्सिमाइड है, फेनसक्सिमाइड है, ठीक है। और इनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनका जो पॉइंट ये है कि ये एब्सेंस सीजर्स के अगेंस्ट यूज होती है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस ऑल्टरनेट में आ जाती है वेल्प्रोइक एसिड, ठीक है। लेकिन चूंकि उसके साथ इडियोसिंक्रेटिक हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है तो मैनी एट टाइम्स यू विल स्विच ओवर टू जो है इथोसक्सिमाइड। और दूसरी बात ये कि ये सेफ है रिलेटिवली, बाकी की जितनी है उनसे ये सेफ है और इफेक्टिव भी है। मैकेनिज्म फिक्शन है कि ये जो आपकी एब्सेंस सीजर्स हैं बेसिकली ये जो कॉर्टिकल रिदमिक डिस्चार्ज होते हैं, रिदमिक कॉर्टिकल डिस्चार्ज होते हैं और जो कि कैल्शियम चैनल से रिलेटेड होते हैं थैलेमिक न्यूरॉन्स में, ये उसे ब्लॉक कर देता है। ये इसी का मैकेनिज्म फिक्शन है क्योंकि एब्सेंस सीजर होती ही इस मैकेनिज्म से है कि कैल्शियम मीडिएटेड जो आपके थैलेमिक न्यूरॉन्स में कॉर्टिकल रिदमिक डिस्चार्ज हो रहा होता है उसकी वजह से एब्सेंस सीजर्स होती हैं और ये उसे ब्लॉक कर देती हैं। अदर में ये है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को भी ये इनहिबिट कर देंगे जिससे मेटाबॉलिक सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज हो जाता है। और कुछ बुक्स में ये है कि आगे जाके मेन मैकेनिज्म यही है, इट्स एनफ फॉर यू अगर आपको मेन मैकेनिज्म भी इसका आता है। गैबा अमाइनो जो ट्रांसफरेज है उसे भी इनहिबिट कर सकती है। ये यूजेस में ओनली एब्सेंस सीजर्स, ठीक है। ये इसको प्रॉपरली ये किसी और किस्म की एपिलेप्सी में यूज नहीं होती। काइनेटिक्स में यू कैन सी इट हियर कि कंप्लीट एब्जॉर्ब होती है ओरली, इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो इंटरेक्शन। और पेनिट्रेट फैट को नहीं करती। प्लाज्मा लेवल्स और स्पाइनल फ्लूइड लेवल्स इसके ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और कंप्लीटली मेटाबोलाइज हो जाती है। ये इसकी हाफ लाइफ 40 आवर्स है। ड्रग इंटरेक्शंस इसकी सिर्फ वेल्प्रोइक एसिड के साथ है कि वेल्प्रोइक एसिड डिक्रीजेस द क्लियरेंस ऑफ इथोसक्सिमाइड और इसके मेटाबॉलिज्म की इनहिबिशन कर देता है। बात सुने, पानी है। एडवर्स इफेक्ट्स में जो जनरलाइज्ड हैं उसमें लेथार्जी, फटीग, हेडेक, डिजीनेस, हिकअप, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस से रिलेटेड जो हिकअप्स होती हैं जब भी
एपिगेस्ट्रिक पेन होती है या एसिडिटी की वजह से, तो इरिटेशन हो जाती है डायफ्राम की, उससे रिलेटेड जो है आपके एसोफेगस में जो जर्ड हो रहा होता है उसमें भी पेशेंट कई दफा प्रेजेंट करता है हिकअप्स के साथ। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस भी इसके साथ होते हैं, लेकिन वेरी रेयर, जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यूसिनोफिलिया, लेकिन बाकी एपिलेप्टिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की निस्बत इससे बहुत कम होते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स में इसमें से डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि, एक्सक्यूज मी बेटे, हाँ जी, बेंजोडाइजेपिन्स में क्लोनाजिपैम एब्सेंस सीजर में अगर थर्ड चॉइस आप कह सकते हैं, ऑल्टरनेट, माइक्लोनिक में, इन्फेंटाइल स्पैज्म में, डायज़ेपाम जब भी पेशेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस के साथ आता है तो सबसे पहले डायज़ेपाम दी जाती है। लेकिन अगर पेशेंट रिफ्रैक्टरी है और उससे कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन आप ओरल अगर स्टार्ट कराते हैं नॉर्मल पेशेंट्स में, तो इसके दो डेंजरस पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये कि ओरल टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, पेशेंट उसकी डोज इंक्रीज करता जाता है। नंबर टू, अगर हाई डोज में ले ली जाए तो इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। इसका बेनिफिट ये है कि पेशेंट के जो फिट्स पड़ रहे होते हैं, आईवी ब्रेनला पास करना डिफिकल्ट होता है, आईवी देना मुश्किल होता है, तो रेक्टल फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। तो टॉनिक क्लॉनिक स्टेटस में आप इसको रेक्टली इम्प्लांट दे सकते हैं। लोराज़ेपैम इज मोर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस, ये उससे ज्यादा डायज़ेपाम से ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए स्टेटस एपिलेप्टिकस में इसको प्रेफर कर देते हैं। देन इसकी नेक्स्ट नाइट्रोजेपैम इन्फेंटाइल स्पैज्म में और माइक्लोनिक जर्क्स में प्रेफर करते हैं, और क्लोराजेपैड जो है ये पार्शियल सीजर्स में दूसरी एडजंक्ट का मतलब ये होता है कि जो बेसिक ड्रग पार्शियल सीजर्स में आप मेन यूज कर रहे हैं उनके साथ इसको ऐड ऑन ड्रग के तौर पे दे सकते हैं। वही लिमिटेशंस है कि सेडेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन बच्चों में मैंने ये टाइम जिस तरह फिनोबार्बिटॉन से भी बच्चों में पैराडॉक्सिकली समटाइम्स हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, इसी तरह इसमें बजाय सेडेशन के बच्चों को जब देते हैं तो ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। टॉलरेंस इनकी सिर्फ ओनली इनिशियली होगी ये, इसलिए ये एड ऑन ड्रग है, ये प्राइमरी फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं है। बार्बिचुरेट्स डेरिवेटिव आप लोग बेसिकली उसमें पढ़ चुके हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक में अगर इनको देखें, फिनोबार्बिटॉल, मिथार्बिटॉल आ जाता है जो कि मिथाइलेटेड होता है, मिथार्बिटॉल, और प्राइमिडॉन जो है ये आपको पता है कि ये बॉडी के अंदर सारा का सारा जाके फिनोबार्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए इट हैज रिप्लेस्ड, कहते हैं फिनोबार्बिटॉल को ये ऑलमोस्ट रिप्लेस कर चुका है क्योंकि ये उससे ज्यादा इफेक्टिव है और कंप्लीटली ये फिनोबार्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोबार्बिटॉल को देखें तो ओल्डेस्ट एंटी सीजर ड्रग है, इसको अब यूज उतना नहीं करते क्योंकि सेडेटिव इफेक्ट है, लेकिन बच्चों में अभी भी अगर आप देखें तो इमरजेंसी में पीडियाट्रिक देखें तो सबसे पहले फिनोबार्बिटॉल लगाई जाती है। जब भी बच्चे प्रेजेंट करते हैं डायज़ेपाम और फिनो लगा देते हैं। फिनोबार्बिटॉल और ये एक्टिव अगेंस्ट बोथ कंपाउंड्स, इसके जितने भी हैं ये एक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीजर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेम वही सोडियम कंडक्टेंस, ठीक है। हाई रिपीटेटिव फायरिंग मीन जो यूज डिपेंडेंट मैंने आपको बताया था ब्लॉकेड होती है, और इनएक्टिव स्टेट में ये फ्रीज कर देता है सोडियम चैनल्स को, तो सोडियम कंडक्टेंस विल बी ब्लॉक, सो देयर विल बी नो डिपोलराइजेशन। जो स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशंस होगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो क्या होगा, इंपल्स जो होगी वो स्प्रेड नहीं होगी और फायरिंग भी सप्रेस हो जाएगी। नंबर टू, ये कंसंट्रेशंस इंक्रीज कर देते हैं। ऑल्सो इनकी जो जैसे जैसे कंसंट्रेशन की इंक्रीज होती जाए तो ये कैल्शियम करंट्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, बोथ एल और एन टाइप। गैबा रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को प्रोलॉन्ग कर देंगे, जिससे गैबा माइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और ग्लूटामेट के एक्साइटेटरी रिस्पॉन्सेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, और कुछ बुक्स में कहा गया है कि अनक्लियर है ये बहुत सारी मैकेनिज्म से ये एक्ट करती है। यूजेस में यूजफुल इन पार्शियल एंड जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले डायग्नोसिस होती है एपिलेप्सी की। अगर इनको एब्सेंस ए टॉनिक या इन्फेंटाइल स्पैज्म में दे देंगे तो ये ना सिर्फ ये इफेक्टिव नहीं है बल्कि ये उसको इन कंडीशंस को वर्सन भी कर देती हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो आप बिल्कुल सेपरेट करके लिख लिया करें
तो उसको बार बार देखने से वो चीजें आपके माइंड में सेव हो जाती है। प्रिमिडॉन क्या है, मेटाबोलाइज टू फिनोबार्बिटॉन एंड फिनाइल जो इसका दूसरा कंपाउंड है, दोनों एक्टिव होते हैं। मैकेनिज्म रिजेंबल्स द फेनेटोइन, सेम उसी तरह इनएक्टिव स्टेट सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे। पार्शियल और जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर में उसी तरह यूजेस भी इसके ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये फिनोबार्बिटॉन से ज्यादा इफेक्टिव है और इसकी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाती है। नेक्स्ट जो स्मॉलर ग्रुप्स आते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के साथ फुली इंटरफेयर करती हैं। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है तो उसकी डिमिनिशन होगी, एक्साइटेशन की आप डिमिनिशन करना चाहते हैं, देयर शुड बी नो एक्साइटेशन। इसमें दो हैं, फेल्बोमेट एंड लेमोट्रिजीन। अब ये सारी आगे जो हम पढ़ेंगे ये लेटेस्ट ड्रग्स हैं, ये नई ड्रग्स हैं, इनको हम कहते हैं ये एड ऑन ड्रग्स हैं। इनके नाम ये डिफरेंट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली मैंने लिखी हैं, जो कि ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के साथ इंटरफेयर कर रही हैं, फेल्बोमेट एंड लेमोट्रिजीन। ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती हैं और सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर देती हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में अब आप देखेंगे इन सब में एप्लास्टिक एनीमिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी और लेमोट्रिजीन से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। लेमोट्रिजीन वही मैकेनिज्म, कैल्शियम चैनल्स सोडियम और जो कि रिलीज ऑफ ग्लूटामेट है उसे डिक्रीज कर दिया। एंड इट इज इफेक्टिव, जो इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इफेक्टिव एज मोनोथेरेपी फॉर पार्शियल सीजर्स, इसलिए अब इसको इस इंडिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा है। सो लेटेस्ट ड्रग्स आपसे पूछी जाए कि जो पार्शियल सीजर्स में आप जो लेटेस्ट ड्रग्स देते हैं एज ए मोनोथेरेपी, तो उसमें लेमोट्रिजीन को अडॉप्ट किया जा सकता है। उसके बाद डर्माटाइटिस, इसका एक डिफरेंट किस्म का साइड इफेक्ट है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जो बिल्कुल डिफरेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको स्पेशल लाइन के साथ अलहदा से लिख लिया करें, उसे आपको उसको मेमोराइज, उसको याद रख। लाइफ थ्रेटनिंग डर्माटाइटिस होता है 1 to 2% ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। फेल्बोमेट वही उसी तरह ग्लूटामेट से रिलेटेड है, इसका भी एनएमडीए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी और ये भी ए प्लास्टिक एनीमिया, ये भी हेपेटाइटिस कॉज कर रही है। और ये थर्ड लाइन ड्रग, ये सारी एड ऑन ड्रग्स जो हैं, ये आगे जब आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स फेल हो जाती हैं तो उसके बाद ये थर्ड लाइन ड्रग्स हैं या फिर ये एड ऑन ड्रग्स होती हैं। अदर ड्रग्स में जो गैबापेंटीन एंड विगाबेट्रीन है, इसमें प्रीगैबालिन भी आती है, ये इनको गैबा एनालॉग्स बोलते हैं। गैबा एनालॉग्स क्या होगा कि ये गैबा इफेक्ट्स, गैबा माइमेटिक इफेक्ट्स शो करते हैं। इनहिबिशन ऑफ गैबा अमाइनो ट्रांसफरेज हो जाएगा, उसकी सिंथेसिस एनहांस हो जाएगी। पार्शियल और जनरलाइज दोनों में यूज होती हैं, लेकिन जो इनका अदर यूजेस में आ जाता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में भी इसको लेकिन न्यूरोपैथिक पेन्स के जितने सिंड्रोम्स हैं, लाइक पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया या शाटिका हो गई सीवियर किस्म की, या किसी किस्म की भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में नर्व कंप्रेशन है और पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन हो रही है, उन पेन्स में प्रीगैबालिन और गैबापेंटीन अब बहुत ज्यादा क्लिनिकली यूज होती हैं। इनके क्लिनिकल यूजेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह लिवर फेलियर, एनिप्लास्टिक एनीमिया, ये जितनी एड ऑन ड्रग्स हैं इनके साथ ये दो साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। गैबापेंटीन को मैंने सेपरेटली, इसको आप एनालॉग्स तो है, लेकिन ये याद रखें कि ये गैबा के रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती। स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस तो है, लेकिन ये उसके ऊपर डायरेक्टली गैबा रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती, बल्कि ये गैबा कंसंट्रेशंस इंक्रीज करती है। गैबा माइमेटिक एक्शन है इसका, और इट कैन बी यूज एज एडजंक्ट, एड ऑन ड्रग के तौर पे ये बाकी ड्रग्स के साथ यूज की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये न्यूरोपैथिक पेन में पोस्ट हेपेटिक जो न्यूरल्जिया है, मैंने आपको याद है हर्पीस का दिखाया था, हमने जब एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ी थी, तो पेशेंट को बहुत स्फीयर पेन होती है। पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया बहुत स्फीयर होता है, जो डर्माटोम्स के अलोंग अपीयर होता है, उसमें भी आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बहुत दफा देनी पड़ती हैं पेशेंट को। टोपायरामेड नेक्स्ट जो है, ये भी इसी तरह एड ऑन ड्रग्स में आती है, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। मीग्रेन हेडेक्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी और ट्रीटमेंट में भी यूज हो जाती है टोपायरामेड, अदर देन वेल्प्रोइक एसिड जो कि प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मीग्रेन में यूज होती है। इसका जो डिफरेंशिएटिंग साइड इफेक्ट है दैट इज एक्यूट मायोपिया एंड ग्लोकोमा, और इसके लिए जिस पेशेंट में ये डेवलप हो जाए तो उसको आपको ये ड्रग विड्रॉ करनी पड़ जाती है, एक्यूट मायोपिया एंड ग्लूकोमा। ये भी इसी तरह सिनेरियो बेस्ड आपको एमसीक्यू बन सकता है कि पेशेंट को ये कोई ड्रग स्टार्ट की गई, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो उसको आपने स्टार्ट किया और पेशेंट में एक्यूट मायोपिया एंड ग्लूकोमा, आपको ड्रग विड्रॉ करनी पड़ी ड्यू टू दीज साइड इफेक्ट्स।
व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल ड्रग, उसमें 3-4 ऑप्शन जो हैं ये वाले दिए होंगे आपको। न्यू ड्रग्स, हाँ जी, रिसेंट ईयर्स में वही जो बात बार बार कह रही हूँ, एड ऑन ड्रग्स होती हैं, इनमें लेमोट्रिजीन, गाबापेंटीन, टोपायरामेट, फैल्बोमेट आ जाती है। लेकिन अगर अब आपको कुछ ज़निसामाइड, अब ये ड्रग, अब इन ड्रग्स के बाद जो ज़निसामाइड है आप इसको क्यों अडॉप्ट करेंगे, ये सल्फर ड्रग है और ये उससे रिलेटेड है, एसिटाजोलामाइड से रिलेटेड है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स में इसके ये है कि ये सोडियम और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स पे एक्ट करती है। इफेक्टिव इन पार्शियल एंड जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, इन्फेंटाइल स्पैज्म में और मायोक्लोनस में यूज होती है। कॉजेस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड ड्राउजीनेस एंड सीरियस स्किन रैश। ड्राउजीनेस और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मतलब है कि फाइन स्किल्स, अगर पेशेंट जो है वो सिलाई मशीन पे काम करती है या ड्राइवर है, तो इस किस्म की चीजें जिसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो तो असेसमेंट पेशेंट की ठीक नहीं रहती, मेमोरी उसकी डेफिशिएंट होती है, तो इस जोनिसामाइड के ये साइड इफेक्ट्स हैं। और ये सल्फर ड्रग है, ये याद रखें, इसलिए सीरियस स्किन रैश हो सकता है। सल्फर ड्रग से एलर्जी होती है, जैसे एसिटाजोलामाइड हमने पढ़ा था जब एसिटाजोलामाइड के, ये एपिलेप्सी में भी यूज होता है बिकॉज इट इंड्यूसेस माइल्ड एसिडोसिस इन द ब्रेन, जिससे क्या होता है कि डिक्रीज बायकार्बोनेट आउटफ्लो फ्रॉम गैबा रिसेप्टर आयन चैनल्स। लेकिन जिस तरह डायूरेटिक एक्शन में इसके हमने कहा था कि इट इज अ वेरी पुअर किस्म का, 2 to 3 days में इसका डायूरेटिक एक्शन खत्म हो जाता है ड्यू टू टॉलरेंस डेवलपमेंट। सेम इज द केस हियर कि एपिलेप्सी में भी इसका टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं रहता। स्पेशल रोल इन दोज पेशेंट्स जो हमने पढ़ी थी कैटामेनियल एपिलेप्सी, ऐसी पेशेंट जिनको पीरियड्स के दौरान में फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, उससे रिलेटेड उनके सीजर जो है वो एक्सरबेशन होती है ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग पीरियड, ऐसे पेशेंट्स की अंदर एसिटाजोलामाइड के स्पेशल रोल को देखा गया है। ये ड्रग्स पहले यूज होती थी एब्सेंस सीजर में, अब ये नहीं होती यूज, टॉक्सिक होने की वजह से ये ऑब्सोलीट हो गई हैं, अब लिमिटेड यूज है क्योंकि अब बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। लाइक आप एब्सेंस सीजर में थ्रिसक्सिमाइड यूज कर लेते हैं, उसके बाद वेल्प्रोइक एसिड यूज करते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है कि हाउ वुड यू मैनेज अ केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस, जस्ट लाइक जैसे आप मैनेज करेंगे स्टेटस एस्थमाटिकस। इसी तरह जो भी इस किस्म की इमरजेंसी कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, पेशेंट जो है वो बहुत सीवियर फिट्स की फॉर्म में आपके पास आता है, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते बिल्कुल भी, आप उसको ना आईवी लाइन पास कर पा रहे होते हैं, किसी भी चीज से ट्रिगर हो रहे होते हैं, शोर से, रोशनी से। तो ऐसे पेशेंट में, स्टेटस एपिलेप्टिकस के पेशेंट में आपको फौरन एक तो उसको डायज़ेपाम या आप रेक्टल सपोजिटरी की फॉर्म में दे दें, या फिर आप उसको आईवी फौरन लगा देते हैं। एडल्ट डोज इसकी 20 to 30 मिलीग्राम है, लेकिन इसके साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आपका वेंटिलेटर रेडी होना चाहिए। जब आप इतनी डोजेस में लगा रहे होते हैं तो उसमें पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में भी जा सकता है, और उसको सिडेट, डीपली सिडेट करना बहुत जरूरी होता है। साथ आप फेनेटॉइन दे सकते हैं, आपको पता, मैंने बताया था कि फेनेटॉइन को आईवी ड्रिप में जो है प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो जाती है सेलाइन में और ग्लूकोज में, इसलिए फॉस्फेनेटॉइन इज द चॉइस। और देन अगर पेशेंट्स बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे फेनेटॉइन को, तो आप phenobarbital लार्ज डोजेस में दे सकते हैं। जब भी आपको ये कहा जाए राइट डाउन द ड्रग ट्रीटमेंट, तो आप ड्रग लिखते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि हाउ वुड यू मैनेज अ केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो आप ABCD जरूर लिखेंगे। ए में आप उसको एयरवे, क्योंकि जब पेशेंट को फिट्स पड़ रहे होते हैं तो उसकी टंग जो है वो रिट्रैक्शन हो जाती है और वो क्लोज कर देती है, वो ब्रीद नहीं कर पाता। आपको एयरवे मेंटेन करना होता है, ब्रीदिंग देखनी होती है, उसके बाद सर्कुलेशन में आप आईवी लाइन पास करते हैं उसकी, ठीक है ना। ABC बहुत जरूरी है, इसमें साथ जरूर बताना होता है। ड्रग ट्रीटमेंट्स को मैंने यहाँ समराइज किया हुआ है। बेंजोडाइजेपिन्स आईवी देंगे, जिसमें डायजेपम है, लोराजेपम है। फेनेटॉइन, फॉस्फेनेटॉइन इज द फर्स्ट चॉइस मेनली। बार्बिचुरेट्स में phenobarbital दे सकते हैं, और पेशेंट को डीपली सेडेट भी करना होता है, और आपको समटाइम GA देना पड़ जाता है लाइडोकेन की फॉर्म में। थायोपेंटॉल भी दे सकते हैं, और अगर पेशेंट को एब्सेंस स्टेटस में हो और उसके साथ उसको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स भी हो रहे हो, तो उसमें भी इवन बेंजोडाइजेपिन आप इमरजेंसी में देखेंगे। तो किसी किस्म की जितनी देर में आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो आप उसको सबसे पहले डायजेपाम लगाते हैं, उसके बाद फिर आप उसकी हिस्ट्री लेने के बाद उसको वेल्प्रोएट भी, सोडियम आईवी वेल्प्रोइक एसिड भी दे सकते हैं। इन्फेंटाइल स्पैज्म बच्चों में ये एक एपिलेप्टिक सिंड्रोम की एक टाइप है, प्रॉपर सीजर टाइप नहीं होती। इसमें माइक्लोनिक जर्क्स की फॉर्म में रिकरेंट पेशेंट को हो सकते हैं, जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी हो सकती है। कुछ जगहों पे है कि ये मे बी ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है इसकी रीजन, या जो पेशेंट जॉन्डिस्ड बच्चे जो होते हैं, डीपली जॉन्डिस्ड होते हैं, इन्फेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कर्निक्ट्रस
अब बेसल गैंग्लिया में बिलिरुबिन जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा फिट्स पड़ते हैं। और ये इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या हाइपोग्लाइसीमिया, इन तमाम चीजों की वजह से इन्फेंटाइल स्पैज़म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ये स्लाइड कि आप कौन सी ड्रग और चॉइस है जो इन्फेंटाइल स्पैज़म में, इस पे एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, एससीक्यू भी। तो उसमें कॉर्टिकोट्रोपिन हमने पढ़ा था ना, आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में कुछ हार्मोन्स भी यूज होते हैं, तो उसमें से ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन है ACTH, इसको IM दे देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोन भी दिया जाता है, एंड zonisamide is also given in infantile spasm। और alternatives में clonazepam, nitrazepam, ये benzodiazepines हैं, और vigabatrin and phenobarbital। ठीक है, ये alternatives हैं। What are the drugs of first choice and what are the second alternative drugs for the treatment of infantile spasm? इसी स्लाइड को, ये आपका SCQ है, इसी तरह से लिखना है। हाँ जी, अब ये कि जितनी भी ये मैंने आपको बताया था कि इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं, क्योंकि जितने पेशेंट को फिट्स पड़ते जाएंगे उतने फोकाई इंक्रीज होते जाएंगे और ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी, डिजीज रिफ्रैक्टरी होती जाएगी। एक तो अर्ली कंट्रोल होता है, नंबर 2 अगर आपने स्टार्ट कर ली है तो आप सिर्फ एब्सेंस सीजर की ड्रग्स हैं जिनकी विड्रॉल इजी होती है, लेकिन जिन अगर पेशेंट को जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हो रहे होते हैं तो उसकी विड्रॉल बहुत डिफिकल्ट होती है। स्पेशली बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइazepines को बहुत ही स्लोली ओवर वीक्स टू मंथ्स जो है वो बहुत ही स्लो किस्म की टेपरिंग करते हैं, फिर जाके डिसकंटिन्यू। व्हाई वुड यू डिसकंटिन्यू? अगर पेशेंट को 3 to 4 years में किसी किस्म की भी सीजर नहीं हुई तो फिर यू विल डिसाइड टू ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू द ड्रग। ठीक है, ये पूछा जाता है कई दफा कि विड्रॉल का क्या इसका तरीका है, कैसे करते हैं। इन केस ऑफ ओवरडोजेज ऑफ एंटी ओवरऑल आप देखें तो ये CNS डिप्रेसेंट्स हैं, लेकिन एज सच इतनी ज्यादा लीथल उस तरह से नहीं होती, लेकिन इनका कोई एंटीडोट नहीं है। इनका सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट है हाई डोज में, ये बेंजोडाइazepines और ये जो बार्बिचुरेट्स हैं, इनके साथ सबसे कॉमनेस्ट जो है दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, और अगर साथ पेशेंट अल्कोहलिक भी है, वो अल्कोहल लेता रहा है, तो उसके साथ इनका एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे जब भी इनकी ओवरडोजेज होती है, तो कोई ऐसा एंटीडोट नहीं होता। अगर आपकी तमाम ड्रग थेरापीज फेल हो गई हैं, तो हमने कहा था रिफ्रैक्टरी केसेस में यू विल अडॉप्ट सर्जरी। उसमें हम क्या करते हैं, लोबैक्टमी कर सकते हैं, आप लीजनेक्टमी कर सकते हैं, कॉर्पस्कुलरसेक्टमी या हेमिस्फेरेक्टमी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की जो आप सर्जरीज हैं, जो फोकाई हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, आपको पता है कि जब आप पेशेंट को किसी भी किस्म की एपिलेप्टिक फिट है और वो उस वक्त आप उसको अगर वेगस नर्व, जो आपको पता है कहाँ से रन कर रही हैं, 2 वेगस नर्व्स रन फ्रॉम द ब्रेन अलोंग ईच साइड ऑफ द नेक एंड डाउन द थ्रोट टू द GIT ट्रैक्ट में। ठीक है, दीज नर्व्स हेल्प कंट्रोल। अब इनका ये कि ये ब्रेन में उन एपिलेप्टिक फोकाई के साथ कनेक्टेड होती हैं, इस वजह से जब आप इसकी स्टिमुलेशन करते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं अगर आपके पास, लेकिन इसके इलेक्ट्रोड्स के थ्रू भी की जाती है। ठीक है, हाँ जी। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स? रजा ऑन कर दें माइक, उर्वा